हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है KPH एकेडमी पर। और मैं पुष्पेंद्र यादव। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग फ्री क्लासेस के ज़रिए, लाइव क्लासेस के ज़रिए आप सभी लोग के लिए संविधान पढ़ा चुके हैं और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। और ज्योग्राफी में हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ वर्ल्ड एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पर आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, ये रामबाण है। इस टॉपिक के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को नहीं जान सकते तो बड़ी दिक्कत होने वाली। भाई साहब, मैं तो कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिससे आपको एक बार में ना सिर्फ इंडिया के बारे में बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक बेस्ट ओवरव्यू मिलने वाला है। तो आप लोग लगातार इस चीज़ को देखते रहिएगा, एक एक पहलू को देखते रहिएगा, कहीं भी मत जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा जो टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर का। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्या है इनमें ऐसा जो हर कोई पढ़ना चाहता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो आपको बाकियों से बहुत डिफरेंट लगेगा। और आज जो पढ़ा रहा हूँ ये तो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, पक्की बात है। आप देख लेना, मैं अक्षांश और देशांतर को जिस कायदे और जिस तरीके से बताने वाला हूँ आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, एक भी हिस्सा छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्षांश क्या होता है, मैं किताबी भाषा आपको पहले बता देता हूँ, फिर अपनी जो ज्ञान है वो बात की बात है। ठीक, किताबी भाषा ये कहती है, यदि पृथ्वी के केंद्र को आधार मान करके एक वृत्त खींचा जाए, पृथ्वी के केंद्र को सेंटर मानते हुए एक वृत्त खींचा जाए तो विषुवत रेखा बनेगी। और विषुवत रेखा का केंद्र अर्थ का सेंटर होगा, और अर्थ के सेंटर से कोणीय दूरी पर जितने भी वृत्त खींचे जाएंगे वो सब अक्षांश। यहाँ पर आपके लिए कुछ बातें जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। जो औसतन जो भाषा जो आप लोग जानते हैं उसमें किसे क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे ये हमारी अर्थ है और ये भी हमारी अर्थ है, तो यदि अर्थ में कोई क्षैतिज रेखा खींची जाती है तो कह दिया जाता है कि ये अक्षांश है, और कोई ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है तो कह दिया जाता है कि ये देशांतर है। लेकिन ये पूर्ण सच्चाई नहीं है, इसको आप पूर्ण सच्चाई नहीं कह सकते। पूर्ण सच्चाई ना कह पाने के पीछे का एक कारण है, उसी कारण पर आज हमें विस्तृत रूप से चर्चा भी करनी है कि आखिरकार ये बड़ा कारण क्या है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अक्षांश क्या चीज़ है, अक्षांश कौन सी चिड़िया का नाम है। सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। साथियों, जब बात अक्षांशों की होती है तो आपको यहाँ इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ये आपकी अर्थ है, ये आपकी पृथ्वी है, और यदि मैं ये कह दूं कि इस पृथ्वी को आप ठीक बीच से काट दो, तो जब आप इसको ठीक बीच से काटेंगे तो ये 2 हिस्सों में बट जाएगी, 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगी। पहला हिस्सा ये होगा और दूसरा हिस्सा ये होगा। यानी कि पृथ्वी जो है वो आपकी 2 बराबर हिस्सों में बट गई, एक हिस्सा ऊपर वाला और एक नीचे वाला है। जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम लोग कहेंगे अब उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध साथियों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा एक गोला था। जब इस गोले को काट दिया तो आधा गोला ऊपर बचा और आधा नीचे बचा। तो आधे गोले को गोलार्ध शब्द से आप आसानी से परिभाषित कर सकते हो। और चूंकि ये उत्तरी दिशा में है तो उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी दिशा में है तो ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये तो बात साथियों गोलार्ध की थी, और मेरे हिसाब से आप गोलार्ध समझ गए होंगे कि गोलार्ध किसे कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के समझने के बाद आप दूसरी कहानी समझो। जैसे ये आपकी पृथ्वी है और इसके ठीक बीच से अगर आपने
कोई रेखा खींची है, आपके देखने के लिए ये रेखा हो सकती है, लेकिन असल में ये क्या है? असल में ये एक सर्किल है, एक वृत्त है। ये चीज मैं एनिमेशन के साथ भी चला रहा हूं, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। इसको कहते हैं 0 डिग्री का अक्षांश। क्या कहते हैं हम लोग? 0 डिग्री का अक्षांश। इसी को 0 डिग्री का अक्षांश कहा जाता है। साथियों, 0 डिग्री का अक्षांश कहने का मकसद क्या है? 0 डिग्री इसलिए मकसद है क्योंकि जैसे आपने बचपन में प्रोटेक्टर देखा होगा। प्रोटेक्टर का मतलब प्रकार। तो क्या होता था? वो कुछ ऐसे बना होता था, उसमें ये 0 डिग्री होता था, उसके बाद 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, और सबसे सीधी जो लाइन होती थी ये कितनी होती थी? ये 90 डिग्री की होती थी। ठीक ऐसे ही 90 के बियॉन्ड हम लोग यहाँ चले जाते, तो कुछ इस किस्म का आपका प्रकार हुआ करता था। अगर मैं इस सर्किल को यहाँ पर पूरा कर दूंगा तो भला ये पृथ्वी तो बन ही जाएगी। तो आपको क्या करना है? इस पृथ्वी के गोले में उस पृथ्वी का सेंटर ले लेना है, केंद्र, और इस केंद्र से हॉरिजॉन्टल में एक सीधी रेखा खींच लेनी है। तो ये रेखा हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी? कोई नहीं एंगल बना रही होगी, 0 डिग्री का एंगल होगा। और यही कारण है कि ये 0 डिग्री का अक्षांश होता है। अगर मैं कहूं कि इस सेंटर से इस बाहरी सतह पर आप 30 डिग्री के एंगल पर एक रेखा खींच दो, तो हमने खींच दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 30 डिग्री का हिस्सा है, और अगर इस हिस्से को चारों तरफ मिलाकर के एक सर्किल बनाने की कोशिश की जाएगी, तो ये जो हिस्सा होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल पे ये जो अक्षांश होगा, ये अक्षांश होगा 30 डिग्री का। ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर आप मान लो यहां से 60 डिग्री का आप खींच रहे हो, तो 60 डिग्री का जब हॉरिजॉन्टल आप पाओगे तो ये कहलाएगा 60 डिग्री का अक्षांश। और सबसे टॉप जो होगा वो क्या होगा? वो 90 डिग्री का होगा। ऐसा ही ठीक आपका दक्षिण में भी होगा। ठीक है। अगर यहां पर आप हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर खींच रहे हो तो ये 30 डिग्री का एकदम सीधी लाइन खींच जाएगी। ठीक ऐसे ही हॉरिजॉन्टल से अगर 60 डिग्री पर खींच रहे हो तो ये 60 डिग्री का अक्षांश हो जाएगा, और सबसे अंतिम वाला 90 डिग्री का हो। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ की ज़रूरी बात जो है वो ज़रा जान लो। एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जब आप विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में होते हैं, तो जितना भी अक्षांश मिलेगा उनके साथ आपको नॉर्थ लगाना ही लगाना है। समझ गए? और जब आप दक्षिणी गोलार्ध में होते हो तो आपको जितना भी अक्षांश दिखेगा सबके साथ साउथ लगाना ही लगाना है। ये बात समझ गए? यानी कि कहने का मेरा मकसद ये है कि जब आप विषुवत रेखा के ऊपर किसी भी अक्षांश को देखोगे, चाहे वो 1 डिग्री का हो, 15 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, इन सब के बगल में क्या लगेगा? नॉर्थ जरूर लगेगा। ठीक है। और जब आप 0 डिग्री के नीचे के हिस्से की बात कर रहे होंगे तो उसके साथ साउथ जरूर लगा होगा। यानी कि एक मोटी बात क्या निकल के आई? मोटी बात ये निकल के आई कि जो अक्षांश होते हैं, इन अक्षांशों में या तो नॉर्थ लगा मिलेगा या साउथ लगा मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी लगा है तो वो अक्षांश नहीं है। एक बार प्रश्न भी ऐसे पूछा गया, बताइए निम्न में से कौन सा एक अक्षांश है? पहला ऑप्शन लिखा था 25 डिग्री ई, दूसरा लिखा था 25 डिग्री डब्लू, तीसरा लिखा था 60 डिग्री ई, और चौथा लिखा था 23.5 डिग्री एन। तो एन जैसे ही लग गया यानी कि नॉर्थ लग गया,
तो इसका मतलब क्या हो गया, यही आपका सही उत्तर है। यानी कि सबसे पहले तो अक्षांश देशांतर में आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तरी कब लगता है, दक्षिणी कब लगता है। यानी कि जब हमें इस अक्षांश को पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 60 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ लगा है। जबकि जब इसको पढ़ेंगे तो क्या बोला जाएगा, 60 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश। तो ये एक बेसिक फर्क होता है। ठीक, इतनी बात हो गई अक्षांशों की। अब बात करते हैं दूसरी चीज जब बात हम करेंगे तो ये है कि जैसे ये आपकी अर्थ है और अर्थ पर जब आपने पहला अक्षांश खींचा तो ये 0 डिग्री का था। इसके ऊपर आपने मान लो 30 डिग्री का खींचा, इसके ऊपर मान लो आपने 60 डिग्री का खींचा, और सबसे ऊपर वाला कितना है, 90 डिग्री। ठीक ऐसे ही आपने दक्षिण में भी 30 डिग्री का खींचा, 60 डिग्री का खींचा और 90 डिग्री का। ये 30 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया और ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक इस तरीके से आपने खींचा। अब सबसे ज़रूरी बात, आपको ये बहुत ज़रूरी जानना है कि यहाँ पर कर्क रेखा क्या चीज़ है, मकर रेखा क्या चीज़ है। विषुवत आप जान चुके हो, लेकिन कर्क और मकर को जानना बड़ा ज़रूरी है। कर्क मकर क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझा देता हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। जैसे ये आपका सूर्य है, ठीक है, ठीक। अब सूर्य के दोनों तरफ क्या होगा, एक सर्किल में पृथ्वी घूम रही होगी, तो एक सर्किल में पृथ्वी दोनों ओर घूम रही होगी। अब चलो पृथ्वी को बना लिया जाए, पृथ्वी कुछ यूं होगी, है ना, और जो अक्षांश एकदम फ्लैट होना चाहिए था वो कैसा होगा, कुछ ऐसे होगा। विषुवत रेखा कुछ ऐसे हो, ऐसे इसलिए होगी क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एकदम से सीधी तो है नहीं, बल्कि वो एक एंगल पर झुकी हुई है। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 23.5 डिग्री का। और अगर ठीक यही चीज यहां पर भी मैं बना दूं तो ऐसे ही बनेगा। ठीक, असल में अब जब आप देखोगे इस चीज को तो इसके नीचे 30 डिग्री का साउथ होगा, इसके ऊपर 30 डिग्री का नॉर्थ होगा। ठीक ऐसे ही यहाँ भी होगा, ठीक ऐसे ही यहाँ भी होगा। लेकिन सूर्य की जो किरण है वो सीधी कहाँ पड़ेगी, सूर्य की किरण पड़ेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले पर यहाँ और 23.5 डिग्री साउथ वाले पर यहाँ। यानी कि एक साल के दरमियान पृथ्वी अपनी हर 6 महीने बाद यहाँ आई होगी, अगले 6 महीने बाद वहाँ गई होगी, फिर 6 महीने बाद यहाँ आई होगी। यानी कि एक साल के एक हिस्से में पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य सीधा चमक रहा होगा और दूसरे हिस्से में पृथ्वी में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमक रहा होगा। ऐसे में क्या हो रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यहां पर 23.5 डिग्री का एक बहुत स्पेशल अक्षांश हमको मिल जाता है, और ठीक ऐसे ही 23.5 डिग्री का एक दक्षिणी अक्षांश भी हमको यहाँ पर मिल जाता है। ये जो उत्तर की दिशा में 23.5 का है, इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। इसी को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। और ये जो दिख रहा है इसी को कहा जाता है साथियों मकर रेखा। तो आपने कर्क और मकर रेखा के बारे में जान लिया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है और मकर होती है 23.5 डिग्री साउथ में। तीसरी जरूरी बात यह है कि जैसे 0 डिग्री की लाइन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये जितनी भी हैं, तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप 1 डिग्री से 2 डिग्री जा रहे हो, 2 डिग्री से 3 डिग्री जा रहे हो, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हर बार बराबर होगी। यानी कि एक प्रश्न बनता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो ऑप्शन मिलेगा कि समान रहती है,
या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है या बढ़ती है, तो ध्यान रखना ये हमेशा समान होती है, बराबर होती है, इसमें कभी भी कोई अंतर नहीं आता। अब ये दूरी होती कितनी है, तो ये दूरी होती है लगभग में 111 किलोमीटर के बराबर। ध्यान रखेंगे ये दूरी लगभग में कितनी होती है, ये होती है लगभग में 111 किलोमीटर के बराबर। ठीक है भाई। तो होता क्या है कि पृथ्वी पर जब हम किसी काल्पनिक वृत्त को खींचते हैं पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बात को समझना, जब पृथ्वी पर हम किसी काल्पनिक वृत्त को खींचते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वही अक्षांश होता है। और ये जो वृत्त हैं वो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे ये छोटे होते चले जाएंगे, या फिर जैसे जैसे आप नीचे की ओर आएंगे ये छोटे होते चले जाएंगे। तो मैंने क्या कहा आपसे कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाना और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश के वृत्तों की त्रिज्या घटती है। पहला पॉइंट नोट कर लो बच्चे बहुत ध्यान से कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की त्रिज्या घटती है। पता चल गया? ठीक साथियों, ये जो चीज दिख रही है इसमें मैंने कुछ जरूरी अक्षांश बनाए हुए हैं। जैसे ये 0 डिग्री का है, तो 0 डिग्री वाले अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, या इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है। और ये जो 23.5 डिग्री का उत्तरी आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो होता है 23.5 डिग्री का साउथ वाला, इसको हम लोग कहते हैं मकर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक। अब होता क्या है कि इसके ऊपर जो अगला हिस्सा हम लोग लेते हैं वो 66.5 डिग्री का लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 66.5 प्लस 23.5 90 डिग्री होता है जाके। तो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक चेंज सूर्य की प्रकाश की वजह से दिखता है वो 23.5 के बाद 66.5 पर दिखता है। 23.5 पर इसलिए दिखाता क्योंकि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और यहाँ पर 66.5 पर दिखाई देता है। तो अब साथियों हो ये रहा है कि ये जो 66.5 डिग्री का है इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त क्यों कहा? क्योंकि आप पृथ्वी का जब भौगोलिक हिस्सा देखेंगे तो ये जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ एक महासागर मिलता है और इस महासागर को हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक महासागर कहते हैं। इसलिए इसको आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस आर्कटिक वृत्त के ऊपर का हिस्सा ही आर्कटिक महासागर होता है। अब आते हैं दोस्तों ये 66.5 डिग्री साउथ में, इसको साथियों हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये अंटार्कटिक वृत्त के जो दक्षिण का हिस्सा है, अंटार्कटिक वृत्त के जो दक्षिण का हिस्सा है इस हिस्से को हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका क्या है? ये एक महाद्वीप है ना। तो जब आप साउथ हिस्से में देखेंगे तो यहाँ महाद्वीप मिलेगा और इस हिस्से में जब देखेंगे तो आपको महासागर मिलेगा। अब है क्या कि सूर्य की रोशनी की वजह से सूर्य कुछ हिस्सों में सीधा चमकता है, कुछ में नहीं चमकता, जिसकी वजह से पृथ्वी के क्लाइमेट अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म के दिखाई देते हैं। यही एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो कि आपको इस वक्त समझना चाहिए। मैं आपको एक थोड़ा सा अगले चैप्टर का प्रीव्यू देना चाहता हूं जो फिजिकल ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। क्या होता है कि सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून की तारीख को सीधा चमकता है और उसके बाद जो सूर्य है उसके इर्द गिर्द पृथ्वी कुछ यूं घूमती है कि सूर्य की अब जो डायरेक्ट सीधा फोकस है वो विषुवत रेखा पर पड़ने लगता है। विषुवत रेखा को ये 23 सितंबर को दिखाई देगा। विषुवत रेखा पर ये आपको 23 सितंबर को दिखाई देगा और उसके बाद जब आप और अगले 3 महीना आगे बढ़ेंगे तो सूर्य मकर रेखा पर कहीं सीधा चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब जब मकर रेखा पर ये सीधा चमक रहा है तो ये तारीख होती है साथियों 22 दिसंबर की।
ठीक है। उसके ठीक 3 महीने बाद सूर्य अब फिर से ऊपर की ओर चमकना शुरू होने लगता है और यहाँ पर ये पहुँच जाता है 21 मार्च को, ठीक है ना, 21 मार्च को। और मार्च के बाद फिर से ये जून की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है इस तरीके से। और एक साल में आप पाएंगे कि पूरे 365 दिनों में सूर्य इस तरीके से अलग अलग स्थितियों में जाता है। अब आप एक चीज़ देखो, आपके पास कर्क का एक अक्षांश है, एक मकर का अक्षांश है, इसके बीच में भी तो ढेर सारे अक्षांश होंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए बना ले रहा हूँ ये सीधे सीधे, ठीक है ना। यानी कि आप एक चीज़ ज़रा यहाँ नोटिस करो कि कर्क और मकर के बीच, कर्क और मकर को छोड़कर लेकिन, और कर्क और मकर के बीच जितने भी अक्षांश होंगे वहां पर साल में 2 बार सूर्य सीधा चमकेगा। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है कि कर्क और मकर के बीच में जितने भी अक्षांश होंगे, हर अक्षांश पर सूर्य साल में 2 बार सीधा चमक रहा होगा। लेकिन कर्क रेखा पर साल में सिर्फ 1 बार और मकर रेखा पर भी साल में सिर्फ 1 बार ही सीधा चमकेगा। लेकिन बीच के हिस्से में साल में 2 बार सीधा चमक रहा होगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात है और इससे कंपटीशन में यूपीएससी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता है कई बार, ठीक है। अब ये बताने का मेरा तात्पर्य ये था कि कर्क और मकर के जो बीच का रीजन है, ये वाला, ये जो बीच का रीजन है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण संस्कृत का एक शब्द है और इस शब्द का जब आप सही उच्चारण समझेंगे तो इसका मतलब होता है गर्मी से, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं ये गर्म क्षेत्र है। कटिबंध का मतलब होता है 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यानी कि अगर मैं कर्क अक्षांश और मकर अक्षांश की बात करूं तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? एक कटिबंध कहलाएगा। और कटिबंध ये कौन सा है? ये उष्ण है। उष्ण क्यों है? क्योंकि इसके बीच में गर्मी पड़ रही है। यानी कि पूरे विश्व के जितने भी ऐसे हिस्से होंगे जो कि कर्क और मकर के बीच में पड़ते हैं, वो सारे के सारे गर्म हिस्से होंगे। उन हिस्सों में साल भर सिर्फ एक ही मौसम होगा, वो होगा गर्मी का। वहाँ पर किसी भी कीमत पर ठंड का मौसम आपको दिखाई नहीं दे सकता है। बहुत ज़रूरी बात थी ये हो। दूसरी बात करते हैं, ये जो ध्रुवीय हिस्से दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही ध्रुवीय हिस्से हैं। ये ऐसे हिस्से हैं कि अगर सूर्य यहाँ सीधा है, ये ऐसे हिस्से हैं कि सूर्य अगर यहाँ सीधा है तो सूर्य की वहाँ पर जो किरण जाएगी वो किरण काफ़ी तिरछी जाएगी। और जब किरण तिरछी जाएगी, मान लो यहाँ पर कहीं पर आपका ये मान लो सूर्य है और सूर्य की जब यहाँ किरण डालोगे तो ये काफ़ी तिरछी जा रही है। यहाँ पर भी जब किरण डालोगे तो ये बहुत तिरछी जाएगी, लेकिन यहाँ पर एकदम डायरेक्ट चली जाएगी। इस वजह से क्या होता है, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को इतनी गर्मी नहीं मिल पाती है। सूर्य की किरणों से इतना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं मिल पाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर राइज कर पाए। और इसलिए ये दोनों ही हिस्से साल भर लगभग बर्फ़ से ढके रहते हैं। और यही कारण है कि इन दोनों ही हिस्सों पर बहुत ठंड पड़ती है। ये हिस्सा और ये हिस्सा, इन दोनों ही हिस्सों में आप पाएंगे बहुत ठंड पड़ती है। और इसलिए इसे हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। और ठीक ऐसे ही इसको भी हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। तो आपको 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो कटिबंध मिलेगा उसे कहेंगे शीत कटिबंध। ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ के बीच में जो कटिबंध मिलेगा
उसे भी आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्यों कह रहे हैं, शीत कटिबंध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों हिस्सों में साल भर सिर्फ ठंडी पड़ती है, गर्मी का कोई चांस नहीं है, ध्यान रखना। अब आते हैं बीच के हिस्से पर, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। अब आप गौर से इस हिस्से को देखो, ये वाले हिस्से को आप गौर से देखो, ठीक, इस वाले हिस्से को भी गौर से देखो। ये दोनों हिस्से क्या है, 23.5 से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 से 66.5 डिग्री साउथ के बीच में है। और इन हिस्सों के नीचे गर्मी पड़ती है, ऊपर ठंड पड़ती। तो जब गर्म ठंडा मिला दोगे तो बीच में गुनगुना माहौल नहीं हो जाएगा, है? यानी कि ये एक ऐसा रीजन होगा जहां पर शीत भी होगी, उष्ण भी होगा, दोनों ही मौसम होंगे। यानी कि इसको हम लोग कहेंगे शीतोष्ण। शीतोष्ण क्यों, क्योंकि शीत प्लस उष्ण। तो ये हिस्सा कौन सा कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक, ऐसे ही ये वाला हिस्सा कौन सा कटिबंध हो गया, ये भी शीत प्लस उष्ण, यानी कि क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध हो गया। तो कहीं ना कहीं आप एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज देख पा रहे हैं वो ये कि हमारी पृथ्वी कुल मिलाकर के 3 किस्म के कटिबंधों में बटी होती है। पहला कटिबंध कौन सा होता है, उष्ण कटिबंध होता है। उष्ण कहां से कहां तक मिलता है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में। ठीक है, इसको आप चाहो तो एक बड़े से ब्रैकेट में डाल के, अब ज़्यादा सटीक हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा कटिबंध हमको मिलता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध आपको मिलता है 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी, सॉरी। और जो तीसरा हिस्सा है वो होगा शीत कटिबंध का, और ये आपको मिलेगा 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो कुल मिलाकर के आपके पास 3 कटिबंध हैं। अब जैसे मैं कह दूं कि जो साउथ अफ्रीका है वो मकर रेखा पर मौजूद है, तो अब उसमें तो 2 कटिबंध एक साथ आ गए होंगे। जैसे मैं कह दूं कि ऑस्ट्रेलिया भी मकर रेखा पर है और उसके बीच से जाती है, तो वहाँ पर भी 2 कटिबंध पड़ रहे होंगे। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि भारत के बीच से कर्क रेखा जाती है, तो वहाँ पर भी 2 कटिबंध एक साथ हो रहे होंगे। जैसे मैं कह दूं कि ब्राज़ील से होकर के 2 कटिबंध जाते हैं, तो वहाँ पर तो 3 किस्म का अलग अलग जो क्लाइमेटिक हिस्सा है वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना कि किस देश से होकर के कौन सा कटिबंध गुजरता है। आज का जो आपका होमवर्क है साथियों वो यही है कि आप मुझे कमेंट में बाद में ये बताइएगा कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं, विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश हैं, और मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं। हमें पता है आप लोग गूगल करोगे, नकलची लोग हो, तो इसलिए होमवर्क थोड़ा सा और जटिल किए दे रहा हूँ। आपको ये बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है, जिनमें देश कर्क रेखा पर हों, देश विषुवत पर मौजूद हों और देश मकर पर मौजूद हों। तो अफ्रीका के जो देश मकर पर मौजूद हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बता देना है। अफ्रीका के जो देश विषुवत पर मौजूद हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बता देना है। अफ्रीका के जो देश कर्क पर हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। और ये काम आपको हर महाद्वीप के लिए करके हमको बताना है। यही आपका होमवर्क है। और ये होमवर्क मुझे कमेंट बॉक्स में आप
टाइप करके दीजिएगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर जो कि 9456241121 है व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको होमवर्क देना है, ठीक है। ये आज का होमवर्क है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसके आगे की जो कड़ी देशांतर की है और अक्षांशों में भी अभी कुछ हिस्सा बाकी है, वो हम लोग कल समझेंगे। आज के लिए साथियों यहीं रखते हैं, थैंक यू सो मच।